चौदहवीं का चांद हो। अच्छा हुआ आप समझ तो गए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। क्या लाना, तुम लौट के आ जाना। मंच पर आई 16 बरस की एक लड़की ने बड़े अदब से सबको सलाम किया और नृत्य करने लगी। पान खाए सैया हमारो। नृत्य खत्म होते ही वो लड़की मंच से रुखसत हो गई। तालियों के शोर और हजारों की भीड़ के बीच वहां मौजूद था एक फिल्म डायरेक्टर, जिसकी खोज मानो उस लड़की पर आकर खत्म हो गई थी। उसने झट से बगल में बैठे अपने दोस्त के कानों में कुछ कहा और वहां से चला गया। अगले दिन वो दोस्त उस लड़की के घर आता है। अपना परिचय देते हुए लड़की की माँ से कहता है कि मैं हूँ अबरार अलवी, हिंदी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर गुरुदत्त साहब आपकी बेटी को अपनी फिल्म की नायिका बनाना चाहते हैं। माँ के मना करने पर उन्होंने समझाया कि गुरुदत्त बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता निर्देशक हैं। अगर उन्हें आपकी बेटी का ख्याल आया है तो ये उसके सुनहरे भविष्य का आगाज हो सकता है और फिर फिल्मों में थिएटर से कहीं ज्यादा पैसा और नाम है। माँ का तो पता नहीं, पर बगल में बैठी उस लड़की ने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया था। किसी तरह अपनी माँ को राजी कर वो लड़की कोई 10 दिन बाद अपनी एक सहेली के साथ बम्बई आ पहुंची, जहां गुरुदत्त ने 1200 रुपए माहवार की पगार पर उससे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। वो अल्हड़ और नाबालिग लड़की कोई और नहीं बल्कि वहीदा रहमान थी। ये 1955 की बात है। ट्रायल के तौर पर वहीदा को सीआईडी की कहानी में वैम्प की भूमिका दी गई। इससे पहले 6 महीने तक उन पर मेहनत की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सारी यूनिट के सामने मजाक बनता देख तमतमाती हुई वहीदा पहुंच गई गुरुदत्त के केबिन में अपना हिसाब पूरा करने। लेकिन बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था ऐसा जिसने पलक झपकते ही सहमी और सकुचाई सी वहीदा में वो आत्मविश्वास भरा कि फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जाने क्या तूने कहे। क्यों उन पर लगा उसी गुरुदत्त का घर तोड़ने का आरोप? अपना नाम बदलने के सुझाव पर वहीदा का क्या था दो टूक जवाब। एक फिल्म में जब पर्दे पर उनका शबाब पूरे उफान पर आया तो घबराकर सेंसर बोर्ड ने क्यों चला दी कैंची। गुरुदत्त के अनुबंध और आकर्षण में गिरफ्तार वहीदा ने क्यों तोड़ दिए थे सारे बंधन, और पूरे कपड़ों में ढकी छिपी सी वहीदा कैसे बन गई गाइड की ग्लैमरस रोजी? किस हैंडसम का बनी थी वो क्रश? फिल्म सीआईडी में एक वैम्प के किरदार से शुरुआत करने से लेकर तीसरी कसम की हीराबाई बनने तक कैसा रहा उनका सफर? इन सब पर चर्चा करने से पहले वहीदा के बचपन के बारे में जान लेते हैं। काहे को दुनिया बनाई तूने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता हो। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के एक तमिल मुस्लिम परिवार में वहीदा रहमान का जन्म हुआ था। इनके पिता जिलाधिकारी जैसे ऊंचे पद पर तैनात थे। जब ये काफी छोटी थीं, तभी इनके पिता का इंतकाल हो गया था। तंग आर्थिक हालातों से मजबूर वहीदा ने 16 साल की उम्र में एक तेलुगु फिल्म रोजुलु मराई में काम किया। ये बात 1955 की है। उस समय वो प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुकी थी। साथ ही हैदराबाद के राजा सुंदरी नृत्य कला केंद्र से भरतनाट्यम की विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। रोजुलु मराई में उन्होंने सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन यही दृश्य फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया।
जब हैदराबाद के एक सिनेमा घर में इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई तो दर्शक उसी डांस को देखने की मांग करने लगे। आखिरकार वहीदा को मंच पर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। उस दौरान गुरुदत्त की नजर इन पर पड़ी और उनके बुलावे पर वो बंबई आ गईं। लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी उनके मन में कैमरा फेस करने का डर नहीं निकल पा रहा था। अपना मजाक बनता देख वो सीधा गुरुदत्त के केबिन में गईं और उनसे अपना हिसाब पूरा करने को कहा। गुरुदत्त ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए छलछलाई आंखों से टेबल की दराज से चेकबुक निकालकर आगे बढ़ा दी। पर इन चंद लम्हों में गुरुदत्त की अनकही पीड़ा आंसुओं के रास्ते वहीदा के दिल में दस्तक दे चुकी थी। उन्होंने गुरु के हाथों से चेकबुक छीनी और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगी। ये क्यों सब पर्दा नशी आंचल को संवारा करते। गुरुदत्त के हाथों की नरमी पाकर इस अबोध लड़की का आत्मविश्वास फिर ऐसा जागा कि सीआईडी में साइड रोल होते हुए भी देवानंद जैसे दिग्गज के सामने बेहिचक शॉट देकर सबको चकित कर डाला। तो कर लीजिए ना गिरफ्तार। इसके बाद 1957 में आई प्यासा में जिस गहराई के साथ अभिनय किया, फिल्म तो अमर हो ही गई, बल्कि गुलाबो बनकर खुद भी इतिहास में दर्ज हो गई ये अदाकारा। आपको बताते चलें कि प्यासा को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सर्वकालिक बेहतरीन फिल्मों में जगह दी थी। माना जाता है कि इसी फिल्म के दौरान वहीदा रहमान और गुरुदत्त के बीच नजदीकियां बढ़ीं, जो गुरुदत्त की गायिका पत्नी गीता दत्त से छिपी नहीं थी। गुरुदत्त अपनी पत्नी से दूर होते चले जा रहे थे, वहीदा भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जा रही थी। चारों ओर चर्चा का बाजार गर्म था। प्यासा के बाद 1959 में गुरुदत्त के साथ वो फिल्म कागज के फूल में एक बार फिर नजर आईं, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल हुई। 1960 में उन्होंने वहीदा को लेकर एक और फिल्म बनाई जो थी 14वीं का चांद। लखनऊ की नवाबी तौर तरीकों पर बनी इस फिल्म में वहीदा के सौंदर्य को पूरे क्लोजअप में दिखाया गया। ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी, लेकिन इसके सक्सेस के बाद फिल्म की टीम ने इसके टाइटल ट्रैक को फिर से कलर में शूट करने का सोचा। शूटिंग के दौरान तेज लाइट्स की गर्मी से जब वहीदा की आंखें जलने लगती तो वो उन पर तुरंत बर्फ मलने लगती, जिसके चलते हर शॉट से पहले उनकी आंखें लाल हो जाती। गाना देखकर सेंसर बोर्ड ने वो सीन हटाने के लिए कहा जिसमें आंखें लाल दिखाई दे रही थी। गुरुदत्त ने सफाई दी कि ये गाना तो हूबहू ब्लैक एंड व्हाइट जैसा ही शूट किया गया है और इसमें वहीदा के साथ कोई दूसरा भी नहीं है, दिक्कत क्या है? तो बोर्ड ने कहा कि लाल आंखों के चलते ये सीन काफी हॉट और सेंसुअल लग रहा है, जिसे सुनकर गुरुदत्त जोर से हंस पड़े थे। फिल्म 14वीं का चांद हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। वहीदा गुरुदत्त फिल्म्स के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के कारण इससे बाहर की फिल्मों में अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती थी, लेकिन गुरुदत्त की अनुमति लेकर उन्होंने 16वां साल, जय सिंह, काला बाजार, गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों में काम किया था। 1962 में वहीदा रहमान एक बार फिर गुरुदत्त के साथ साहब बीवी और गुलाम जैसी कलात्मक फिल्म में नजर आईं। इस फिल्म में ज्यादातर गीत गीता दत्त के गाए हुए हैं, पर वहीदा पर फिल्माए गए गीत भंवरा बड़ा नादान है के लिए गीता दत्त अपना स्वर देने के लिए तैयार नहीं हुई थी और हार कर गुरुदत्त को ये गीत आशा भोसले से गवाना पड़ा था। पर इस यादगार फिल्म का भी हश्र कागज के फूल की तरह ही हुआ। इस बीच गीता दत्त गुरु को छोड़कर अलग रहने लगी थी। वहीं वहीदा की दूसरी फिल्मों जैसे रूप की रानी, चोरों का राजा, बात एक रात की, 20 साल बाद और राखी की सफलता ने उन्हें टॉप की अभिनेत्रियों की कतार में ला खड़ा किया। निर्माता निर्देशक वहीदा को उनकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे। ऐसे आकर्षक प्रस्तावों और इधर शराब के नशे में डूबे गुरुदत्त के असफल दौर ने वहीदा को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1962 में वहीदा ने गुरुदत्त की इच्छा के विरुद्ध सुनील दत्त की फिल्म मुझे जीने दो में काम किया। इसके अलावा कुछ और फिल्में भी साइन कर लीं। गुरुदत्त को वहीदा के इस व्यवहार से काफी दुख पहुंचा। निराशा और कुंठा के इसी दौर में 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उनकी मौत से वहीदा को गहरा सदमा लगा, क्योंकि गुरुदत्त को वो अपना गुरु और आइडियल मानती थी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके
प्यार तो प्यार। मुझे जीने दो की सफलता के बाद फिर आई 1965 में नवकेतन की फिल्म गाइड, जिसमें रोजी की भूमिका उनके कैरियर का सबसे यादगार पल बन गया। इस फिल्म में पहली बार उनका सौंदर्य, अभिनय और नृत्य कला एक साथ पर्दे पर देखने को मिली। गाइड में उन्हें अपने किरदार के लिए 1966 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में रोजी का किरदार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर आधारित था, जो वहीदा की साफ सुथरी भारतीय इमेज से मेल नहीं खाता था। पर वहीदा ने इस ग्लैमरस रोल को अपनी मासूमियत और सादगी के साथ इस शिद्दत से निभाया कि साड़ी में लिपटी रोजी कालजयी बन गई। 1966 में आई तीसरी कसम, जिसमें हीराबाई के किरदार ने उनके अभिनय के अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। फिल्म समीक्षकों ने तीसरी कसम को हिंदी की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना है। काहे को दुनिया बनाई तूने। 1968 में आई नीलकमल में अपनी भूमिका के लिए एक बार फिर वहीदा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। 1969 में आई खामोशी। 1971 में रेशमा और शेरा में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ठंडी सी अगन मैं आज पवन में 1973 में आई फिल्म फागुन में उन्होंने ऐसा चुनौतीपूर्ण रोल किया था जिसे नरगिस जैसे अभिनेत्री ने भी करने से मना कर दिया था। इसके अगले साल अपने रियल हीरो कमलजीत को अपना रियल हीरो बनाते हुए वहीदा ने 1974 में शादी कर ली। शगुन फिल्म में कमलजीत ही उनके हीरो थे। के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। आगे चलकर वहीदा ने अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, नमकीन, सवाल, घुंघरू, मशाल, लम्हे, चांदनी और रंग दे बसंती में चरित्र अभिनेत्री के रोल बखूबी निभाए। वहीदा ने कभी भी अपने किरदारों पर बहुत मेहनत नहीं की। ये उनका सहज और स्वाभाविक अंदाज ही था जो बड़े पर्दे पर जीवंत हो उठता था। हीराबाई नौटंकी वाली जैसे किरदार में होकर भी वो बहुत सम्मानजनक लगी। प्यासा के गीत आज सजन मोहे अंग लगा लो की ही एक बानगी देखिए। सिर्फ आंखों के जरिए इस पूरे गाने को 19 साल की वहीदा ने क्या खूब यादगार बना दिया। वहीं गाइड के गाने आज फिर जीने की तमन्ना है में वहीदा का शौक और उन्मत्त नजारा देखने को मिला। फिल्म मुझे जीने दो का एक गाना रात भी है कुछ भीगी भीगी में वो एक बाई बनकर नाची तो जरूर, पर शालीनता का दामन ओढ़कर। 14वीं का चांद में उनके हाय अल्लाह ने तो लाखों दिल जीत लिए थे। इसी फिल्म को देखने के बाद ही मैन धर्मेंद्र वहीदा रहमान की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। वो उनका क्रश बन गई थी। डांस दीवाने 3 के सेट पर धर्मेंद्र ने ये बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि सारा जमाना उन पर फिदा था तो थोड़े हम भी हो गए। वहीं वहीदा ने अपने को स्टार देवानंद के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि गाइड फिल्म के सेट पर वो उनसे फ्लर्ट करते थे और उन्हें सिर्फ देव कहने के लिए कहते थे। वहीदा से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। जब वो हिंदी फिल्मों में नई थीं, उनसे कहा गया कि उनका नाम काफी लंबा और पुराना है, कोई मॉडर्न नाम रख लो। इस पर वहीदा ने कहा, मेरे माता पिता से मिला नाम मुझे काफी पसंद है। इसी नाम से मेरी तमिल और तेलुगु फिल्में हिट हुई हैं। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बदलूंगी। आप मुझे सिर्फ वहीदा बुला सकते हैं। और तो और उन्होंने ब्लू लेंस लगाने से भी इनकार कर दिया था, जो उन दिनों काफी फैशन में था। एक फिल्म के दौरान उन्हें डीप नेक ब्लाउज पहनने के लिए कहा गया, लेकिन वहीदा ने इसे पहनने से साफ इनकार कर दिया था। वो अपनी जिद के चलते फिल्म भी छोड़ने को तैयार हो गई थी। लेकिन क्या फर्क पड़ा वहीदा को। आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने में उनकी कड़ी मेहनत के अलावा शायद ये जिद भी है। आज भी उनके बोलने में एक लज्जत और अंदाज में नजाकत बरकरार है, जो उनकी परवरिश और तरबियत का बेहतरीन नमूना है। 1972 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 1994 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2002 में उनके पति का निधन हो गया था। 2011 में पद्म भूषण सम्मान देकर उन्हें एक बार फिर सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर वहीदा रहमान एक बेहद उम्दा कलाकार हैं, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर औरत के हर किरदार को बड़े सलीके और मर्यादा के दायरे में पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको सलाम है। दुआ है कि आप यूं ही चहकती रहें रोजी बनकर।
दिया दर्द लिया। महकती रहें जमीला और जबा बनकर हमेशा। दोस्तों, कैसी लगी ये पेशकश हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।